Hello friends, welcome to UPSC Wala. This is Sonia Ahuja and today we are going to solve some previous year's question. Class 12 macroeconomics के chapter 1 से chapter 6 तक जितने भी टॉपिक हैं उनके ऊपर आए हुए previous year's question in last 10 years आज हम solve करने वाले हैं. Let's get started with the first chapter, introduction. सबसे पहला सवाल है The decrease in tax to GDP ratio of a country indicates which of the following? First, slowing economic growth. Second, less equitable distribution of national income. Select the correct answer using the code given below. Okay, so ये बोल रहा है कि अगर टैक्स टू जीडीपी रेशियो में डिक्रीज आ रहा है तो वो क्या हमें बताता है, वो क्या इंडिकेट कर रहा है, क्या इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही है या जो जीडीपी है, जो नेशनल इनकम है वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही है सोसाइटी में. सो अब टैक्स टू जीडीपी रेशियो क्या होता है? टैक्स इज द अमाउंट ऑफ मनी दैट द गवर्नमेंट टेक्स फ्रॉम द पीपल, राइट? रेवेन्यू जैसे बोलते हैं, है ना. और जीडीपी इज जितना टोटल प्रोडक्शन हुआ है एक फाइनेंशियल ईयर में गुड्स और सर्विसेज का, दैट्स योर जो टोटल इनकम हुई है कंट्री की, वो जीडीपी होता है. अब टैक्स और जीडीपी के बीच में ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाली रिलेशनशिप होती है. मतलब कि अगर जीडीपी बढ़ेगा तो टैक्स भी बढ़ेगा, अगर जीडीपी कम हो रहा है तो टैक्स भी कम होगा, बिकॉज टैक्स इज व्हाट, इट्स अ परसेंटेज ऑफ नेशनल इनकम, है ना. सो दिस इज हाउ देयर रिलेशनशिप इज. तो अगर वो कह रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, मतलब कि जीडीपी भी कम हो रहा है और टैक्स भी कम हो रहा है, ये क्या इंडिकेट करता है? पहला, स्लो इन इकोनॉमिक ग्रोथ रेट. ऑब्वियसली यस, अगर जीडीपी भी कम प्रोड्यूस हो रहा है एंड ऑब्वियसली टैक्स भी कम हो रहा है, दैट मीन्स इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो रही है ना. सेकेंड इज लेस इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम बेसिकली मीन्स कि जितना कमाया जा रहा है वो किसके पास जा रहा है, ओके, किन लोगों के पास जा रहा है. तो एक कंट्री में यूजुअली देर इज अ ग्रेडियंट, ठीक है. देन देर आर लॉट ऑफ पुअर पीपल एंड देन देर आर सम मिडिल क्लास, देन अ लिटिल बोर्ड मिड हायर अपर क्लास एंड देन सुपर रिच, राइट, है ना. ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है. तो यूजुअली हर कंट्री में डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा ही रहता है कि गरीब लोग ज़्यादा रहते हैं और अमीर लोग कम रहते हैं, राइट. तो जब हम बोल रहे हैं लेस इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स जो जीडीपी आ रहा है वो इनके पास तो बिल्कुल नहीं जा रहा है जो पुअर है, और सारा की सारा जो है वो रिच के पास जाता जा रहा है. ठीक है, तो जितना भी जीडीपी कमाया गया है उस साल में वो ज़्यादातर अमीर लोगों के पास जा रहा है. तो टैक्स टू जीडीपी रेशियो डजंट शो अस बिकॉज इवन व्हेन रिच पीपल आर अर्निंग अ लॉट, पुअर पीपल यूजुअली आर बिलो द टैक्स लाइन, टैक्स स्लैब, राइट. तो ये लोग वैसे भी टैक्स नहीं देते हैं तो इनकी काउंटिंग वैसे भी टैक्स में नहीं होती है. ठीक है, और अगर रिच पीपल ज़्यादा कमा रहे हैं तो रिच पीपल यूजुअली एटलीस्ट सुपर रिच तो नहीं देते हैं आज के ज़माने में, बट दिस सेक्शन ऑफ पीपल आर द वन हु पे टैक्स, राइट. तो इनके पास अगर ज़्यादा जा रहा है पैसा तो हो सकता है टैक्स इंक्रीज हो. ओके, सो बेसिकली टैक्स टू जीडीपी रेशियो हमें ये नहीं बताता है कि ये पैसा नेशनल इनकम जा किसके पास है, ये हमें वो नहीं बता पाता है. सो द करेक्ट आंसर वुड बी जस्ट वन, ए, ओनली वन. आंसर इज सी. नो, दैट इज रॉन्ग. द आंसर इज ए. ठीक है, टैक्स टू जीडीपी रेशियो इज नेशनल रेवेन्यू रेशियो रिलेटेड टू, प्लीज डोंट रीड इट, आई थिंक दिस इज अ रॉन्ग आंसर. Okay, next question. The supply side economics lays greater emphasis on the point of view. Supply side and demand side. हमने सप्लाई और डिमांड के बारे में पढ़ा था लास्ट क्लास में. सप्लाई साइड बेसिकली क्या बोल रहा है कि ज़्यादा सप्लाई हो पाएगा अगर ज़्यादा पैसा प्रोड्यूसर को दिया जाए, टैक्स उसका कम कर दिया जाए और उसे ज़्यादा लिबर्टी दी जाए तो वो ज़्यादा सप्लाई कर सकता है. और डिमांड साइड व्यू होता है ना इकोनॉमिक्स का, वो ये बोलता है कि जितना कंज्यूमर के पास पैसा होगा या जो कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से डिमांड आएगी. ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स लेस ग्रेटर एम्फेसिस ऑन हुज पॉइंट ऑफ व्यू, सो इट विल बी द प्रोड्यूसर्स पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, क्योंकि वो बोलते हैं कि प्रोड्यूसर को अगर आप ज़्यादा छूट दोगे तो वो और ज़्यादा सप्लाई को बढ़ा सकता है, सप्लाई को मीट कर सकता है. ठीक है, सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स इन मैक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी आर्ग्यूइंग दैट द इकोनॉमिक ग्रोथ कैन बी मोस्ट इफेक्टिवली क्रिएटेड बाय लोअरिंग टैक्सेस एंड डिक्रीजिंग रेगुलेशन. ठीक है, आप टैक्सेस अगर लो कर दो और रेगुलेशंस कम कर दो तो इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा होगी, विच डायरेक्टली अपोज टू द डिमांड साइड इकोनॉमिक्स. और डिमांड साइड एकदम उल्टा बोलता है. डिमांड साइड मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या बोलता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ एंड फुल एम्प्लॉयमेंट आर मोस्ट इफेक्टिव, राइट. वो कह रहा है कि अगर पूरी तरीके से सबके पास एम्प्लॉयमेंट होगी
तो डिमांड ज़्यादा होगी और उससे इकोनॉमिक ग्रोथ और बढ़ेगी. अकॉर्डिंग टू द डिमांड साइड, द आउटपुट डिटरमाइंड बाय द इफेक्टिव डिमांड. Okay, supply side lays greater emphasis on the point of view of the producer, whereas the demand side economic lays greater interest on consumer. ठीक है, सप्लाई साइड क्या बोल रहा है कि आप कम टैक्स लगाओ, कम रेगुलेशन लगाओ, तो प्रोड्यूसर जो है अपना पैसा वापस लगाएगा और कंपनी बढ़ेगी और उससे ज़्यादा सप्लाई आएगा, उससे और डिमांड आएगा. वेरएज डिमांड साइड क्या बोलता है कि नहीं, जब अगर सब लोगों के पास इनकम एम्प्लॉयमेंट होगा, सब लोगों के पास पैसा होगा, कंज्यूमर के पास एक्स्ट्रा खर्चा करने के लिए पैसा होगा, तो डिमांड बढ़ेगी और उससे फिर इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी. ओके, सो दीज आर 2 पॉइंट ऑफ व्यूज. नाउ चैप्टर 2, नेशनल इनकम अकाउंटिंग. इकोनॉमिक ग्रोथ इज यूजुअली कपल्ड विद इन्फ्लेशन. इसका बहुत अच्छा तरीका याद करने का कि हम सब के माँ बाप बात करते हैं कि भाई हमारे ज़माने में तो पेट्रोल इतना हुआ करता था, हमारे ज़माने में तो ये चीज़ें इतनी सस्ती हुआ करती थी. यू रिमेंबर ऑलवेज दैट, राइट? तो एक कंट्री, दिस इज हैपनिंग इन इंडिया बिकॉज इंडिया इज गोइंग ऑन अ पाथ ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, राइट? कंट्री जो है इकोनॉमिक ग्रोथ पे चल रही है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके प्राइस बढ़ रहा है. वहीं आप ऐसी कंट्रीज देखोगे जिसमें इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही है, तो उनमें प्राइस बहुत फ्लक्चुएट करता है. ठीक है, कभी बहुत गिर जाता है, कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत एक्यूट हाइपर इन्फ्लेशन हो जाता है, जैसे वेनेजुएला हो गया. बट एक इकॉनमी जो स्टेडीली ग्रो कर रही है उसमें हमेशा थोड़ा थोड़ा प्राइस इंक्रीज रहता है. ठीक है, एकदम ड्रास्टिक प्राइस इंक्रीज भी नहीं होता है और एकदम स्लो प्राइस थोड़ा थोड़ा होता रहता है. तो दैट्स कॉल्ड इन्फ्लेशन, विच इज नॉर्मल पार्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. ओके, सो नॉट स्टैग्नेशन मीन्स कुछ इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, डिफ्लेशन मीन्स कम हो रहा है, पैसे सस्ते हो रहे हैं, हाइपर इन्फ्लेशन मीन्स सडनली प्राइस का ग्रोथ जो है, सडनली प्राइस ऑफ थिंग्स गो फ्रॉम 100 रुपीज़ अ केजी टू 1 लाख रुपीज़ अ केजी, वो होता है हाइपर इन्फ्लेशन, वो भी नहीं हो रहा है. ठीक है, तो एक इकोनॉमिक ग्रोथ का बोल सकते हो इज डिमार्केशन की, उसमें हमेशा थोड़ा सा इंक्रीज होता है. इकोनॉमिक ग्रोथ रिजल्ट्स फ्रॉम हायर डिस्पोजेबल इनकम. क्यों होती है इकोनॉमिक ग्रोथ? क्योंकि हायर डिस्पोजेबल इनकम होती है, खर्चा करने के लिए और पैसे होते हैं लोगों के पास, कंज्यूमर्स के पास, विच इंक्रीजेज ओवरऑल डिमांड अलॉन्ग साइड द सप्लाई अवेलेबल, है ना. इन इंक्रीज इन डिमांड सरप्लस स्पर्स इन्फ्लेशन. जब डिमांड में इंक्रीज आता है तो उससे इन्फ्लेशन आता है, क्योंकि चीज़ों का भाव बढ़ता है, बिकॉज सप्लाई कम है, लोगों को ज़्यादा चाहिए, तो प्राइस ज़्यादा बढ़ जाता है. इसलिए स्लोली जब भी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है तो वी सी ऑलवेज अ लिटिल बिट ऑफ इन्फ्लेशन. The national income of a country for a given period is equal to the total value of goods and services produced by all the nationals. ठीक है, जो सारे nationals हैं कंट्री के, उन्होंने जो भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करी है उसकी जो टोटल वैल्यू है, is that equal to national income? Yes. Okay. Now second B, sum of total consumption and investment expenditure, that's equal to aggregate demand. एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू, इसे कहा जाता है जितनी टोटल डिमांड है इकोनॉमी में, उसे कहा जाता है जितना टोटल कंजम्पशन हुआ है और जितना एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट में हुआ है. ठीक है, उसे. सो दिस वुड बी रॉन्ग. सम ऑफ पर्सनल इनकम ऑफ ऑल इंडिविजुअल, दिस कुड बी अ कंफ्यूजिंग करेक्ट आंसर. ठीक है, क्योंकि यस, सम ऑफ ऑल पर्सनल इनकम ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स इज डेफिनेटली नेशनल इनकम, बट एंड इंडस्ट्रीज ये इनकम्प्लीट है. ठीक है, इसलिए ये रॉन्ग है. एंड मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस, ये है जीडीपी, नॉट नेशनल इनकम, राइट? सो द करेक्ट आंसर इज ए, द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. सो द नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री कैन बी डिफाइंड एज द टोटल मार्केट वैल्यू. ठीक है, मार्केट वैल्यू of all the final good, not intermediate goods, all the final goods and services that are produced in an economy in a given financial year, उसे हम national income बोलते हैं. ठीक है, it also includes means all the income of individuals as well as all the income of the industries. Moving on to the next question, the most appropriate measure of country's economic growth is its gross domestic product, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट और पर कैपिटा रियल इनकम. ठीक है, अब डिटेल में एक एक को समझते हैं. जीडीपी इज द टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ इकोनॉमी ओवर अ ईयर, राइट? कितना कमाया है ऑल एक इकोनॉमी ने, वो बताता है आपको. ऑफकोर्स अगर आपका जीडीपी हाई है तो डेफिनेटली इट इज एन इंडिकेटर कि आपका इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो रही है. बट इज इट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन? वाई? इट्स नॉट, बिकॉज हो सकता है कंट्री में जीडीपी बहुत ज़्यादा हो लेकिन उतनी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही है, और ये हमने बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ देखा है, इंक्लूडिंग इंडिया. आर जीडीपी इज मच हायर देन दैट ऑफ से जर्मनी, बट आर इकोनॉमिक ग्रोथ इज नॉट अप टू पार विद मेनी ऑफ द कंट्रीज हु हैव मच लोअर जीडीपी. तो इट्स नॉट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन. एनडीपी और
NNP, अगेन सेम इश्यूज, दे डू शो इन पार्शियलिटी की इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है. अगर आपका NNP और NDP ज़्यादा है, डेफिनेटली देर इज इकोनॉमिक ग्रोथ, बट इज इट द मोस्ट अप्रोप्रिएट बिकॉज इट डजंट टेल यू द एक्चुअल इंक्रीमेंट इन हु इज गेटिंग द मनी, राइट, और वेदर इट द मनी इज कमिंग टू द पीपल और नॉट. ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ कहाँ तक पहुंच रही है ये आपको इंडिकेट नहीं करता, क्योंकि NDP इज अगेन ऑल द प्रोडक्ट दैट इज मेड विद इन द बाउंड्री. लैंड के अंदर डोमेस्टिकली जितना भी प्रोडक्ट बनाया गया है एक साल में, एक फाइनेंशियल में, उसको NDP बोलते हैं. और NNP इज द सेम थिंग बट नेशनल प्रोडक्ट, मतलब सिटीजन, जितने भी इंडियन सिटीजन्स ने बनाया है ऑल ओवर द वर्ल्ड, वेदर दे आर लिविंग डोमेस्टिकली और नॉट. ये दोनों के साथ अगेन सेम प्रॉब्लम है दैट दे डेफिनेटली टेल यू अगर ये ज़्यादा है तो इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन इट इंक्लूड्स अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स एंड वेरिएबल्स दैट विल नॉट टेल यू एग्जैक्टली इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी हो रही है. तो हो सकता है NNP ज़्यादा हो, लेकिन इसका ये भी मतलब हो सकता है कि जो सिटीजन इंडिया के बाहर रह रहे हैं वो बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं, पर विद इन इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ इतनी नहीं है या वो वापस नहीं आ रहा है. वेयर एज पर कैपिटा इनकम, नाउ दिस इज व्हेन यू टेक द नेशनल इनकम एंड व्हाट यू डू इज यू डिवाइडेड इट बाय द पॉपुलेशन. ठीक है, तो मतलब क्या होता है, इन तीनों के साथ क्या प्रॉब्लम है कि अगर आपका GDP भी बहुत ज़्यादा है, आपका NDP भी NNP भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ भी अंतहा है, ठीक है, तो वो GDP विल नॉट बी एन एक्यूरेट मेजर फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द ग्रोथ. क्योंकि अगर एक घर में मान लो एक बंदा है, वो अपनी फैमिली का ओनली ब्रेड विनर है और वो 1 लाख रुपए महीना कमाता है, ठीक है, और तो आप क्या बोलोगे, दैट्स अ गुड, या 1 लाख रुपए महीना इज अ गुड इनकम. बट व्हाट इफ आई टेल यू ही हैज 2 old parents who need medical help, he has 3 kids who are going to school, then 1 lakh doesn't seem that much, right? Whereas if I tell you कि this person who has no obligation is earning 1 lakh, that's a lot of, because there's no obligation to this person. तो उसके लिए वो इकोनॉमिक ग्रोथ है क्योंकि वो बहुत सारा पैसा सेव करके बहुत कुछ अचीव कर सकता है. लेकिन ये वाला जो इंसान है जिसके पास इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, इसकी इकोनॉमिक ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं होगी इवन दो दोनों की सैलरी सेम है, राइट. सो दैट इज द सेम इशू विद GDP, NDP एंड NNP कि दे डू टेल यू द इनकम in terms of how good we are doing, how much we are producing, but it doesn't tell you कि उसको यूज करने वाले कितने लोग हैं. और वो आता है जब हम पर कैपिटा की बात करते हैं, क्योंकि पर कैपिटा मतलब पर पर्सन. ओके, सो इनकम को, रियल इनकम को जब आप डिवाइड करते हो बाय पॉपुलेशन, इट गिव्स यू कि हर एक पर्टिकुलर इंसान को कितना मिलता है. तो हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को 1 रुपीज़ मिल रहा हो, बहुत सारे लोगों को 20 रुपीज़ मिल रहा हो, ठीक है, बट जब आप इसको एवरेज करोगे तो इट विल गिव यू समथिंग अराउंड 3 पॉइंट समथिंग, राइट. एंड देन इफ यू सी कि अच्छा 2010 में जो था वो 3 था और 2020 में जो है वो उठ के 5 हो गया. दिस शोज यू रियल ग्रोथ कि हाँ एक्चुअली पर कैपिटा इनकम जो है बड़ी है, लोगों के प्रोपोर्शन में बड़ी है. मतलब कि क्योंकि ऑब्वियसली 2010 से 2020 तक लोग भी तो बड़े होंगे ना, उसके बावजूद भी अगर इन पर कैपिटा इनकम बड़ी है मतलब क्या कि जेन्युइन ग्रोथ हुई है. ठीक है, यू कैन पॉज एंड रीड द आंसर हियर. Let's move on to the next question. The growth rate per capita income on current prices and that on the constant prices. The current price is higher than the constant price because हम जब भी per capita income निकालते हैं, ठीक है, मान लो एक इंसान है एक कंट्री में जो कि 2010 में 100 रुपये कमा रहा है, ठीक है, और उस वक्त किसी पर्टिकुलर चीज़ की वैल्यू मान लो राइस है, ठीक है, राइस जो है वो 50 रुपीज़ पर केजी है उस टाइम पे, है ना. तो ये इंसान 2010 में 2 kg राइस खरीद पा रहा है ना. मान लो 2020 में ये इंसान जो है वो 400 रुपीज़ कमा रहा है, ठीक है, पर जो राइस है वो अब 200 रुपीज़ पर केजी हो गया, ठीक है. अब आप क्या सोचोगे कि अब भी इंसान 2 किलो ही खरीद पा रहा है ना, इवन दो उसकी इनकम बढ़ गई है, राइट. बट अगर आप उसको यहाँ से देखोगे, आप उसको ऐसे कंपेयर करोगे, अरे उसकी तो कितना इंक्रीमेंट हुआ है 300, 10 सालों में वो 300 रुपये ज़्यादा कमाने लग गया है. बट व्हेन यू काउंट द प्राइस वैल्यू देन यू रियलाइज कि इवन दो देयर हैज़ बीन 300 रुपीज़ का इंक्रीमेंट, कांस्टेंट प्राइस से आप अगर काउंट करोगे तो देयर हैज़ बीन नो, बिकॉज वो अभी भी उतना ही खरीद पा रहा है, बिकॉज द वैल्यू हैज़ नॉट चेंज, राइट. सो वो कह रहा है कि अगर ग्रोथ रेट की पर कैपिटा इनकम करंट प्राइस पे हायर है, ओके, एंड दैट ऑफ द कांस्टेंट प्राइस बिकॉज इट टेक्स इनटू अकाउंट पॉपुलेशन, नो. इंक्रीज इन प्राइस लेवल, यस, क्योंकि प्राइस लेवल बढ़ते हैं वही हमें पता होता है. ग्रोथ इन मनी सप्लाई, नो. इंक्रीज इन वेज रेट, नो. बेसिकली इट
व्हेन वी कैलकुलेट द पर कैपिटा इनकम ऑन द बेसिस ऑफ कांस्टेंट, तो वो हमें बताता है कि एक्चुअल ग्रोथ हुई है या नहीं हुई है, ठीक है, क्योंकि वैल्यूज परचेसिंग पावर पे डिपेंड करता है बहुत कुछ. सो यू कैन पॉज एंड रीड हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन ओपन इकोनॉमी, ठीक है, ओपन इकोनॉमी, एक इकोनॉमी जो दूसरे कंट्रीज के साथ ट्रेड करती है, द नेशनल इनकम वाई ऑफ एन इकोनॉमी इज गिवन दैट C for consumption, I for investment, G for government expenditure, X for total export and M for import. तो हमें पता है कि जो इनकम होती है वो क्या होती है, जितनी भी कंजम्पशन हुआ है प्लस जितना भी इन्वेस्टमेंट किया गया है प्लस जितना भी गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग करी है प्लस नेट एक्सपोर्ट. अब नेट एक्सपोर्ट क्या होता है, इट इज टोटल एक्सपोर्ट माइनस टोटल इंपोर्ट, ठीक है. एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट मान लो तो आपको पता चलेगा कि अब अगर मतलब कि अगर आप ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, और कम इंपोर्ट कर रहे हो, तो दैट मीन्स व्हाट हैपेंड इज लाइक आपने 2 एक्सपोर्ट किए 1 इंपोर्ट किया, तो यू विल हैव योर नेट एक्सपोर्ट वुड बी 1. बट अगर उल्टा हुआ, आपने 1 एक्सपोर्ट किया है और 2 इंपोर्ट किए, तो देन योर नेट एक्सपोर्ट वुड बी -1, क्योंकि मोर हैज गॉन आउट देन इट हैज कम इन, ठीक है. तो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट नेशनल इनकम. आप तीनों स्पेंडिंग लेते हो, कितना कंजम्पशन हुआ है, कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है, कितना गवर्नमेंट ने खर्चा किया प्लस कितना नेट एक्सपोर्ट हुआ है, राइट. सो द करेक्ट फॉर्मूला वुड बी C, y इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G ब्रैकेट में X माइनस M, ठीक है. दिस इज मोर ऑफ अ मैथ क्वेश्चन देन एनीथिंग. बोर्ड मास होता है, अगर ये होगा तो इसका ये मतलब है कि आप M को भी यहाँ पे काउंट कर रहे हो, ठीक है. इसीलिए या सिर्फ एक्सपोर्ट को काउंट नहीं करते हैं एंड यहाँ पे गवर्नमेंट स्पेंडिंग को माइनस किया गया है. तो दिस इज मोर अबाउट नोइंग मैथ का ब्रैकेट वाला रूल देन एनीथिंग एल्स, ठीक है. यू कैन पॉज एंड रीड द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, मनी एंड बैंकिंग. द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI, ठीक है, एक्ट्स एज अ बैंकर्स बैंक. RBI को क्या बोलते हैं हम, बैंकर्स बैंक. जैसे हमारे लिए बैंक है वैसे बैंकों के लिए RBI है, ठीक है. दिस वुड इम्प्लाई द फॉलोइंग थिंग, अदर बैंक्स रिटेन देयर डिपॉजिट विद RBI. अगर किसी बैंक को डिपॉजिट करना होता है तो वो RBI के पास जाता है, यस, ठीक है. द RBI लेंड्स फंड टू कमर्शियल बैंक्स इन टाइम्स ऑफ नीड. अगर उनके पास डेफिसिट हो जाता है तो क्या वो RBI के पास जाते हैं पैसे मांगने, यस, ठीक है. और टिक करने के बजाय यस और नो लिखा करो, बिकॉज आपने अभी तक नीचे नहीं पढ़ा है कि वो आपसे अग्री पूछ रहा है या डिसअग्री पूछ रहा है, वेदर ही से. आपने क्वेश्चन अभी तक नहीं अगर पढ़ा है कि ये आपसे क्या बोल रहा है कि इसमें से कौन से करेक्ट है कौन से इनकरेक्ट है, ठीक है. तो इसलिए येस और नो लिखा करो. द RBI एडवाइसेस कमर्शियल बैंक्स ऑन मॉनेटरी मैटर, येस. अब यहां पे अगर पूछा होता, सिलेक्ट द कोड ऑफ आंसर यूजिंग द कोड बिलो, यहां पे पूछा होता विच ऑफ देम आर इनकरेक्ट, तो फिर आप बोलते नन, ठीक है. अगर यहां पे लिखा होता कि विच ऑफ देम आर करेक्ट, तो आप बोलते ऑल 3. तो 1 2 3 D इज करेक्ट आंसर, है ना. तो इसलिए कभी भी आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, या तो आप पहले से ही पढ़ लो नीचे कि वो आपसे क्या पूछ रहा है, या फिर आप येस और नो लिखा करो वेदर इट्स करेक्ट और नॉट, है ना. तो इन केस में दोनों चीजें सही है. बैंक RBI जो है वो बैंक्स को एडवाइस भी करता है, उनको पैसे भी देता है, और अगर बैंक्स को अपना डिपॉजिट रखना होता है तो वो भी RBI रखता है. यू कैन पॉज एंड रीड द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI regulates the commercial banks in the matter of liquidity of assets, है ना. यस, RBI बताता है रिजर्व बैंक्स को, कमर्शियल बैंक्स को, कि भाई आप कितने, आपके पास जो पैसा आया है उसके कितने में कितने पैसे को आप लिक्विड रखोगे, कितने पैसे को आप इन्वेस्ट कर सकते हो. वो रेशो जो है लिक्विडिटी ऑफ एसेट, वो चीज़ जो है वो रिजर्व बैंक बताता है. ब्रांच एक्सपांशन, यस, अगर आपको नई ब्रांच खोलनी है तो आपको यू हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम RBI. मर्जर्स ऑफ बैंक, यस ऑफ कोर्स, अगर आपको किसी और बैंक के साथ मर्ज करना है तो. बाइंडिंग अप ऑफ बैंक्स, यस, इफ यू हैव टू क्लोज अ बैंक यू अगेन हैव टू गो टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. ये सारी चीजें जो है सबकी सब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है. तो आंसर वुड बी अगेन D. यू कैन पॉज एंड रीड द आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग. ठीक है, इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से ये 4 है. बैंक रेट, इट्स द रेट एट विच बैंक गिव्स इंटरेस्ट. ओपन मार्केट ऑपरेशंस, डिमांड सप्लाई. पब्लिक रेवेन्यू, इट्स द टैक्सेस. पब्लिक डेट इज द डेट दैट द गवर्नमेंट इनकर्स. ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स आर द कंपोनेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी. तो इनमें से कौन सी चीजें मॉनेटरी पॉलिसी में डिसाइड की जाती है. बैंक रेट, यस. ओपन मार्केट ऑपरेशंस, यस. पब्लिक रेवेन्यू, नो.
This is not controlled by monetary policy. Public debt also, no. This is not something that is controlled by or is a component of monetary policy. क्योंकि monetary policy सिर्फ बात करती है, देखो एक होता है monetary policy और एक होता है fiscal policy. Fiscal policy में ये दोनों आएंगे, public debt और ये debt. But monetary policy basically is more about how to make sure that the country का अंदर जो पैसा घूम रहा है वो अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है कि ज़्यादा इन्फ्लेशन ना हो, ज़्यादा लॉस ना हो, वो सब के लिए मॉनेटरी पॉलिसी होती है. तो उसमें बैंक और ओपन मार्केट ऑपरेशंस आते हैं. पब्लिक रेवेन्यू और पब्लिक डेट जो है इस फिस्कल पॉलिसी का पार्ट होता है. तो करेक्ट आंसर वुड बी सी 1 and 2. मॉनेटरी पॉलिसी जो होते हैं ना उसके दो टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, क्वान्टिटेटिव एंड क्वालिटेटिव. क्वालिटेटिव में यूजुअली गवर्नमेंट डायरेक्ट एक्शन लेती है, मोरल सुएजन करती है, या फिर चेंज इन द मार्जिन ऑफ मनी, ये सब चीज़ें यूज़ करती है. पर जो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना उसमें आते हैं ओपन मार्केट रिलेशंस, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो. सो दीज आर ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स दैट द गवर्नमेंट यूजेज इन द मॉनेटरी पॉलिसी. मूविंग ऑन, when the Reserve Bank of India reduces the statutory liquidity ratio by 50 points, which of the following is likely to happen? पहले समझते हैं कि SLR है क्या. स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशो क्या होता है. मान लो आपने बैंक में 100 रुपये रखे, ठीक है, तो क्या होगा, RBI बैंक को एक रेशो देती है कि भाई इतना परसेंटेज आपको लिक्विड रखना है, इतना परसेंट आप री इन्वेस्ट कर सकते हो. तो मान लो वो है 20%. तो गवर्नमेंट क्या बोल रही है बैंक को कि इसमें से जो है 20 रुपीज़ आप लिक्विड रखो इन फॉर्म ऑफ कैश और गोल्ड, और 80 पर जो रुपीज़ है वो आप चाहे तो री इन्वेस्ट कर सकते हो, एज इन आप लोन दे सकते हो दूसरों को. ठीक है, ये बोलती है. दिस इज व्हाट इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो. ठीक है, अगर वो कह रहा है कि अगर उसको 50 पॉइंट से बेसिस पे कम कर दिया, मतलब कि इस परसेंटेज को कम कर दिया, अब गवर्नमेंट बोल रही है कि नहीं, आप 20 नहीं 10 रुपये रखो लिक्विड, और बाकी यहाँ पे जो है इंस्टेड ऑफ 80 यहाँ पे 90 कर दो. ठीक है, दिस इज नाउ व्हाट यू कैन गिव एज लोन. ये बोल रही है गवर्नमेंट बाय रिड्यूसिंग स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो. तो उससे क्या होगा, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो जो है ना गवर्नमेंट, इट्स लाइक अ नॉब. ठीक है, अगर गवर्नमेंट इसको कम करती है तो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, ज़्यादा करती है तो इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है. ठीक है, सो दिस इज हाउ द गवर्नमेंट यूजेज इट. ठीक है, वेन एवर वॉट एवर दे हैव टू डू. अगर उन्हें बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो रहा है सोसाइटी में तो दे विल इंक्रीज इट. ओके, बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ को आगे करना है तो देन दे डिक्रीज इट. ठीक है, तो क्या होगा, इससे इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, मतलब बैंक के पास ज़्यादा पैसा होगा लोन करने के लिए. राइट, पहले 80 रुपये थे, अब 90 रुपये हैं, है ना. सो अगर 50 पॉइंट्स बेसिस रेशो बाय 50 बेसिस पॉइंट्स, तो क्या होगा, इंडिया ग्रोथ रेट विल इंक्रीज ड्रास्टिकली. ड्रास्टिकली नहीं इंक्रीज होगा ग्रोथ रेट, देयर विल बी बट नॉट ड्रास्टिकली. इमीडिएटली तो एकदम इंक्रीज नहीं होता है, इट्स अ प्रोसेस. फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में ब्रिंग मोर कैपिटल इनटू द कंट्री. ये भी गलत है, बिकॉज ऑलरेडी विद इन द कंट्री और पैसा है इन्वेस्ट करने के लिए, तो फिर फॉरेनर्स और क्यों लेके आएंगे. ठीक है, तो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स में कट देयर लेंडिंग रेट्स. ये हो सकता है क्योंकि अब उनके पास ज़्यादा पैसा है तो वो लोग लेंडिंग रेट्स कम कर देंगे ताकि लोग और लोन ले, बिकॉज दे हैव मोर मनी टू लैंड. इट मे ड्रास्टिकली रिड्यूस लिक्विडिटी ऑफ बैंकिंग सिस्टम. It will reduce the liquidity of banking system but not drastically. Okay, so what will happen, अगर SLR को गवर्नमेंट कम कर देती है तो यूजुअली उससे डायरेक्ट इम्पैक्ट उसका ये होता है कि उससे बैंक्स जो है वो अपना लेंडिंग रेट कम कर देते हैं ताकि वो ज़्यादा लोन दे सके, बिकॉज दे हैव मोर मनी. यू कैन पॉज हियर एंड रीड द आंसर. मूविंग ऑन, द टर्म मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट and the net demand time liabilities sometimes appear in the news are used in the relation with. So marginal standing facility जो है ना, it's a window. जब भी मान लो कि बैंक के पास पैसा नहीं है, ठीक है, और बहुत ज़रूरी में उनको पैसा चाहिए, तो वो है ना RBI से लोन ले सकते हैं. तो उस लोन को लेने की जो विंडो है ना उसे मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी कहा जाता है. नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज जो होती है ना, दीज आर बेसिकली, जब हमने पढ़ा था कि डिपॉजिट्स जो होते हैं ना, जब हम बैंक में कुछ पैसा डिपॉजिट करते हैं, वो एक बैंक के लिए लाइबिलिटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. और दो टाइप की रिस्पॉन्सिबिलिटी, टाइम एंड डिमांड. डिमांड वाली वो होती है जिनको उसी वक्त कभी भी डिमांड आ सकती है. टाइम वाली वो होती है जो एक टाइम के बाद उन्हें देनी होती है, लाइक फॉर एग्जाम्पल फिक्स डिपॉजिट्स एंड सो ऑन. राइट, तो जब भी इन चीज़ों की बात होती है तो न्यूज़ में किससे रिलेटेड होती है, बैंकिंग ऑपरेशन, कम्युनिकेशन नेटवर्किंग, नो,
Military strategies, no. Supply and demand for agricultural products, no. The correct answer would be banking operations, क्योंकि जब भी इनकी बात होती है तो ये banking operation से related terms है. You can pause and read here. Next question. Consider the following statement. Repo rate is the rate at which the other banks borrow from Reserve Bank of India. है ना? तो this is correct, true. अब भाई अपन ने क्वेश्चन नहीं पढ़ा है, अभी हमें पता है ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है. द वैल्यू ऑफ 1 फॉर जीनी कोएफिशिएंट इन अ कंट्री इम्प्लाइज दैट इट इज परफेक्टली इक्वल. जीनी कोएफिशिएंट बेसिकली बताता है कि एक सोसाइटी में, एक इकोनॉमी में लोगों के पास पैसा जो है वो बराबर बटा हुआ है या बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी है. ठीक है, तो जीनी कोएफिशिएंट 0 से 1 के बीच में होता है, वेर एज 0 मीन्स कि कोई इनइक्वालिटी नहीं है. मीन्स कि अगर 10 लोग हैं और उनके पास 100 रुपये है तो हर एक इंसान के पास 10 रुपये है, सबके पास बराबर पैसा है. वहीं अगर जीनी कोएफिशिएंट 1 है तो इसका मतलब है कि अगर 100 रुपये है और 10 लोग हैं, इसका ये मतलब है कि एक इंसान के पास 100 रुपये है और बाकी सबके पास, बाकी 9 लोगों के पास जो है 0 रुपीज़ है. दैट्स कंप्लीट इनइक्वालिटी. तो दिस वुड बी रॉन्ग. 1 नहीं, ये 0 आएगा यहाँ पे. द वैल्यू ऑफ 0 फॉर जीनी कोएफिशिएंट इम्प्लाइज परफेक्ट इक्वालिटी. ठीक है, तो विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट? ऑब्वियसली ओनली 1 इज करेक्ट, तो A इज करेक्ट. यू कैन पॉज एंड रीड हियर. नाउ next question. The banks are required to maintain certain ratio between their cash which is called as cash and total asset. तो अभी हमने पढ़ा था SLR, statutory liquidity ratio, B. ठीक है, this is the amount of money banks are supposed to keep with them for every deposit that is made to them. ठीक है, you can pause and read the answer. Next question. In the context of Indian economy, open market operations refers to OMO. Open market operations आर स्पेसिफिकली रिलेटेड टू जब भी आरबीआई को पैसे देने होते हैं या लेने होते हैं मार्केट से, सो दे सेल और परचेस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़. ठीक है, सो मतलब बेसिकली गवर्नमेंट के नाम से वो बॉन्ड्स सेल करते हैं, परचेस करते हैं, उन्हें ओपन मार्केट ऑपरेशंस कहा जाता है. सो द करेक्ट आंसर वुड बी बोरोइंग फ्रॉम बाय शेड्यूल्ड बैंक, नहीं. लेंडिंग बाय कमर्शियल बैंक टू इंडस्ट्री, नो. परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, yes. This will be no. So correct answer would be C. OMO specifically refers to all the government securities RBI sells and purchases. You can pause and read about it. Next question. In context of Indian economy, which of the following purposes of statutory reserve requirement? Statutory reserve requirement जो होती है ना, वो एक तरीके से RBI कुछ requirements देता है to the commercial banks कि they have to follow this in order to get whatever they want to get from RBI or however they want to function. ठीक है, तो SLR is one of those reserve मतलब requirements. So to enable central bank to control the amount of advances it can make. Advances is what? Advances is जैसे अगर उनको 100 रुपीज़ मिला तो उनको 20% रखना है, तो 20 रुपये लिक्विड रखना है, 80 रुपीज़ जो है ये एडवांस किया जा सकता है, इसे एडवांसेस बोलते हैं. तो इसका पर्पस क्या होता है स्टैट्यूटरी रिजर्व रिक्वायरमेंट्स का? टू इनेबल सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल अमाउंट ऑफ एडवांसेस. यस, सो दिस इज करेक्ट. To make the people's deposit bank safe and liquid. Yes. अगर कल को आप जाओ बैंक में और बोलो कि अरे मैंने पैसे डिपॉजिट करे जो इतने टाइम से मैं सेव कर रहा हूँ, मुझे चाहिए क्योंकि मेरे घर में इमरजेंसी है, और गवर्नमेंट बोले अरे हमारे पास तो पैसे नहीं है, what will happen? People will go into panic because then they'll suddenly realize कि उनकी सेविंग्स doesn't exist. ओके, तो ताकि उनके पैसे जो वो रख रहे हैं, ताकि उनको ऐसा ना सेफ लगे पीपल को अपना पैसा बैंक में रखने के लिए, दैट्स ऑल्सो वन रीज़न वाई गवर्नमेंट एडवाइसेज बैंक्स कि आप इतना पैसा तो रखो ही रखो अपने पास, ताकि अगर जस्ट इन केस किसी को निकालना है तो यू शुड बी एबल टू गिव दिस अमाउंट ऑफ मनी बैक, है ना. आपने अभी रिसेंटली कुछ वीडियोस देखे होंगे इंस्टाग्राम पे और सोशल मीडिया पे जनरली फ्रॉम चाइना, बिकॉज चाइना में बिकॉज ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग राइट नाउ इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक, अ लॉट ऑफ पीपल आर लूजिंग द अमाउंट ऑफ सेविंग्स दे आर कीपिंग इन द बैंक. और उसके बाद बहुत सारे वीडियोज़ आ रहे हैं ऑफ प्रोटेस्ट एंड पीपल क्राइंग आउटसाइड बैंक बिकॉज द बैंक सेड कि वी डोंट हैव योर मनी. तो ये जो रिजर्व रिक्वायरमेंट्स होती है ना, ये इसीलिए होती है ताकि जनता में पैनिक ना हो, जनता को लगे कि उनके पैसे सेफ है, विच दे आर, पर जनता को लगे कि क्योंकि री इन्वेस्ट हो रहे हैं ना, तो उनको ये ना लगे कि उनके पैसे कहीं जा रहे हैं, इसके लिए रखते हैं. थर्ड इज टू प्रिवेंट कमर्शियल बैंक्स फ्रॉम मेकिंग एक्सेसिव प्रॉफिट. नो, ठीक है, RBI हैज़ नो प्रॉब्लम विथ द बैंक्स मेकिंग प्रॉफिट.
टू फोर्स द बैंक्स टू हैव सफिशिएंट वॉल्ट कैश टू मीट डे टू डे नीड। ये रिक्वायरमेंट नहीं है, ये एक बेसिकली दिस इज अ मैंडेटरी थिंग दैट आपकी डेली रिक्वायरमेंट। तो आपको अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो उस बिजनेस में डेली रिक्वायरमेंट के लिए पैसा हो, ये तो आपकी जिम्मेदारी ही होती है ना, वरना आप फंक्शन ही नहीं कर पाओगे। सो दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट। द करेक्ट आंसर इज 1 and 2, so B. You can pause and read the answer. No. An increase in bank rate generally indicates, bank rate क्या होता है? Bank rate is the rate at which RBI gives money to the banks. ठीक है, RBI जब भी मान लो किसी कमर्शियल बैंक को पैसे की ज़रूरत है तो वो जब भी लेती है पैसा आरबीआई से, वो उस रेट को बैंक रेट कहा जाता है। तो इन इंक्रीज इन बैंक रेट विल मीन व्हाट? मार्केट रेट इंटरेस्ट इज लाइकली टू फॉल। अगर बैंक रेट इंक्रीज होगा दैट मीन्स व्हाट? कि सेंट्रल बैंक जो है, मतलब गवर्नमेंट, आरबीआई क्या करती है? बैंक रेट को यूज़ करती है। अगर वो बैंक रेट को इंक्रीज करती है सो इट लीड्स टू बेसिकली जितनी भी मार्केट में लिक्विडिटी है उसको हटाने के लिए, क्योंकि अगर वो बैंक रेट इंक्रीज करेगी तो बैंक्स के पास इतना पैसा नहीं रहेगा कि वो और लोन दे सके, राइट? और अगर वो बैंक रेट डिक्रीज करेगी तो देन बैंक्स के पास और ज़्यादा पैसा है, तो देन दे विल लोअर द इंटरेस्ट रेट्स एंड दे विल गिव मोर मनी एंड देयर विल बी मोर कैश फ्लो इन द इकोनॉमी। तो अगर बैंक रेट इंक्रीज कर रही है इसका मतलब है कि इंटरेस्ट लाइकली टू फॉल नहीं है, इंटरेस्ट लाइकली टू इंक्रीज ही है। ठीक है, सेंट्रल बैंक नो लॉन्गर इज मेकिंग लोन्स टू कमर्शियल बैंक, नो। बेसिकली बैंक रेट जो होता है ना, दिस इज द लोन दैट आरबीआई गिव्स टू बैंक्स विदाउट सिक्योरिटी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सेंट्रल बैंक देना ही बंद कर देती है, बट बिना सिक्योरिटी के जो लोन्स है वो नहीं देती है, तो देयर इज स्टिल लोन्स बीइंग मेड। सेंट्रल बैंक इज फॉलोइंग एन ईजी मॉनेटरी पॉलिसी, नो। जब बैंक कंट्रोल करने की, जब आरबीआई कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है कि कितना लिक्विड है, तो वो ईजी पॉलिसी नहीं, वो स्ट्रिक्ट पॉलिसी है। So central bank is following a tight money policy, yes, because they're trying to reduce the liquidity in the market. So what is, by increasing the bank rate, what is RBI doing? They're trying to reduce the liquid money in the market, hence it is a very tight money policy. Can pause and read the answer. The lowering of bank rate by reserve, again same उसी का उल्टा। अगर increase से tight policy है तो decrease से क्या होगा? More liquidity in the market, yes. Less liquidity in the market, no. No change in the liquidity, no. Mobilization of more deposit by commercial bank, no. The correct answer would be A. There will be more liquidity in the market. अगर बैंक रेट कम कर दिए जाते हैं इसका मतलब है कि RBI is more willing to give, easily willing to give without security loans to commercial banks. So then commercial banks have more money to give, hence it increases, it makes more money available in the market. So liquidity increase होती है। Next question. When the Reserve Bank of India announces increase in the cash reserve ratio, what does it mean? The commercial bank will have less money to lend. क्योंकि क्या बोल रहे हैं? रिजर्व बैंक ने बोला है कि कैश रिजर्व रेशो को इंक्रीज कर दो, मतलब कि अब आपको ज़्यादा SLR रखना पड़ेगा या ज़्यादा रिजर्व रखना पड़ेगा इन फॉर्म्स ऑफ गोल्ड एंड ऑल। जितने पैसे आपको दिए डिपॉजिट्स में आ रहे हैं या जितने पैसे बैंक के पास हैं, अब उसको ज़्यादा रिजर्व में रखना पड़ेगा। सो कमर्शियल बैंक विल हैव लेस मनी टू लैंड, येस। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विल हैव लेस मनी टू लैंड, नो, बिकॉज आरबीआई के पास इट हैज नथिंग टू डू विद आरबीआई। ठीक है, द यूनियन गवर्नमेंट विल हैव लेस मनी टू लैंड, नो। यूनियन गवर्नमेंट हैज लॉट ऑफ मनी विद आरबीआई टू। द कमर्शियल बैंक्स हैव मोर मनी टू लैंड, नो। कमर्शियल बैंक विल हैव लेस मनी, क्योंकि अब क्या हो रहा है? रिजर्व रेशो बढ़ गया है, मतलब ज़्यादा पैसा बैंक्स को अपने पास रखना है, वो कम पैसा लेंड कर सकती है। तो द करेक्ट आंसर वुड बी ए। यू कैन पॉज एंड रीड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड, नॉट इंक्लूडेड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द असेट्स ऑफ कमर्शियल बैंक इन इंडिया? एडवांसेस, इन्वेस्टमेंट्स, डिपॉजिट्स, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। ठीक है, मतलब असेट्स क्या होती है? वो जिसके ऊपर जो डिपॉजिट्स आर लाइबिलिटीज। ठीक है, डिपॉजिट्स आर लाइबिलिटीज, इन्वेस्टमेंट इज असेट, एडवांसेस इज असेट, मनी एंड कॉल फॉर इज ऑल्सो असेट। ठीक है, तो करेक्ट आंसर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द असेट वुड बी डिपॉजिट, बिकॉज डिपॉजिट्स आर लाइबिलिटी, डिपॉजिट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ बैंक। कैन पॉज एंड रीड।
Okay, now let's move on to the next chapter, government budget and economy. Question 1. Consider the following actions by government: cutting taxes, increasing government spending, abolishing subsidy. ठीक है, टैक्स रेट कम करना, गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ाना और सब्सिडीज अबॉलिश करना. ठीक है, जो गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है लोगों को उसको खत्म करना. इन कंटेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन, अगर इकोनॉमिक रिसेशन चल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन कैन बी कंसिडर एज पार्ट ऑफ द फिस्कल स्टिमुलस? फिस्कल स्टिमुलस इज द एक्शंस टेकन बाय अ गवर्नमेंट जब इकोनॉमिक रिसेशन चल रहा हो. तो उसमें क्या किया जाता है, या तो टैक्स कट किए जाते हैं या फिर गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ाई जाती है ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटी को बूस्ट दिया जा सके. ठीक है, तो ए, दिस इज करेक्ट है ना, टैक्स कट किए जाते हैं. दिस इज ऑल्सो करेक्ट, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग इंक्रीज की जा रही है. अबॉलिशिंग सब्सिडीज वुड बी रॉन्ग, रीजन बीइंग अबॉलिशिंग सब्सिडीज मीन्स रिड्यूसिंग द गवर्नमेंट स्पेंडिंग. Okay, so the correct answer would be A, 1 and 2. You can pause and read. Next question, what are the most likely advantages of implementing goods and service tax? GST लगाने के क्या फायदे हैं? तो 3 पॉइंट दिए हुए, देखना है कौन सा सही है. First is, it will replace multiple taxes collected by multiple authorities and will create single market in India. So this would be yes, this was the purpose. यही पर्पस था जीएसटी लगाने का कि पूरे इंडिया को एक मार्केट बना दिया जाए, अलग अलग अथॉरिटीज अलग अलग टैक्स ना लेवी करे. Second, it will drastically reduce the current account deficit of India and will enable increase in foreign exchange reserves. The revenue of a country, how it is collected, does not impact how foreign investments are coming. So this is no, this is a wrong sentence. It will enormously increase the growth and size of Indian economy and will enable it to overtake China. Again, how we collect tax within the country, however simplified or complicated it is, it does not have any impact on how the economy grows. ठीक है, so this is also wrong. So the correct option is only 1A. ठीक है, जीएसटी किस तरीके से टैक्स कलेक्ट किया जा रहा है उसका यूजुअली इंडिया के विद इन इम्पैक्ट होता है, इंडिया के बाहर इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता है. वो इकोनॉमी को स्ट्रीमलाइन कर रहा है फॉर ग्रोथ, लाइक एक असिस्टियल प्रेशर है, देता है डेफिनेटली कि थिंग्स विल बिकम ईजियर विद इन इंडिया, बट इट हैज़ नो इम्पैक्ट आउटसाइड इंडिया और हाउ इंडिया इज सीन फ्रॉम आउटसाइड. यू कैन पॉज एंड रीड द आंसर. नेक्स्ट, with reference to union budget, which of the following are or is covered under non-planned expenditure? So दो तरीके के एक्सपेंडिचर होते हैं, प्लान्ड एक्सपेंडिचर एंड नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर. उसमें भी दो और टाइप होते हैं, बेसिकली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर. ठीक है, तो इनमें से पूछा है कि इन चारों में से कौन सा जो है वो नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर है. डिफेंस, yes, it is a non-planned expenditure. Interest payments, yes. Salaries and pension, yes. Subsidies, yes. So all 4 of these are part of non-planned expenditure. So C is the correct answer. You can pause and read कि देखो एक्सपेंडिचर जो होते हैं ना, प्लान्ड और नॉन प्लान्ड होते हैं, उसके दो होते हैं, नॉन प्लान्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड देन नॉन प्लान्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आता है इंटरेस्ट पेमेंट, सब्सिडीज, वेजेस, सैलरीज ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉई एंड सो ऑन. और नॉन प्लान्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्लूड्स डिफेंस, लोन टू पब्लिक इंटरप्राइजेज, लोन्स टू स्टेट. तो जो पीछे दिए गए थे वो सारे ही नॉन प्लान्ड है, बट उसमें से ऐसा है कि सब्सिडीज और डिफेंस पेमेंट जो है वो इट इज सॉर्ट ऑफ नॉन प्लान पेमेंट बट कैपिटल टाइप, वेर एज इंटरेस्ट पेमेंट्स एंड सैलरीज जो है वो भी नॉन प्लान पेमेंट है बट इट्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. यू कैन पॉज एंड रीड द आंसर. मूविंग ऑन, a country is said to be in debt trap if A, it has to abide by condition imposed by the International Monetary Fund, it has to borrow to make interest payments on outstanding loan. ठीक है, अगर कोई कंट्री डेट ट्रैप में है तो उसे IMF द्वारा दी गई कंडीशन को फॉलो करना ही पड़ेगा, अबाइड करना पड़ेगा, ज़रूरी नहीं है. इट हैज़ टू बोरो मनी टू मेक इंटरेस्ट पेमेंट, जो ऑलरेडी उन्होंने बोरो किया हुआ है उसकी इंटरेस्ट पेमेंट को देने के लिए वो और पैसा बोरो करती है. येस, दिस इज टेल साइन ऑफ डेट ट्रैप. इट हैज़ बीन रिफ्यूज लोन एंड एड बाय क्रेडिटर्स अब्रॉड. येस, यूजुअली व्हेन अ कंट्री इज इन डेट ट्रैप दैट मीन्स इवेंचुअली people will stop giving them loans. The World Bank charges a very high rate of interest on outstanding as well as new loans.
this also can happen if the country is not making any changes, but usually when a country is in debt trap, people don't do these things, like the countries try not, because it will only make the things worse for them, right? अगर creditors उनको पैसा देना बंद कर देंगे या इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा लगा दिया जाएगा तो वो और डेट ट्रैप में जाती जाएंगी। और अगर कोई एक इकोनॉमी कोलैप्स होती है तो क्योंकि हमारा वर्ल्ड ऐसा है कि एक इकोनॉमी का कोलैप्स होना मतलब सारी इकोनॉमीज का कोलैप्स होना, तो इसके लिए यूजुअली ये नहीं किया जाता है। सो द करेक्ट आंसर वुड बी जस्ट बी, ठीक है, बिकॉज दीज थिंग्स मे सीम लाइक समथिंग दे वुड डू बट दे डोंट। Okay, so only B is correct. You can pause and read. Moving to the next question. There has been persistent deficit budget year after year. ठीक है, persistent deficit रहा है साल दर साल. Which action or actions of the following can be taken by the government to reduce the deficit? ठीक है, deficit मतलब कि जो एक्सपेंडिचर ज़्यादा है रेवेन्यू कम है वो क्रिएट करता है डेफिसिट, राइट? तो अगर डेफिसिट हो रहा है बजट में तो उसको रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है? फर्स्ट इज रेवेन्यू, रिड्यूसिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यस, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज बेसिकली वो खर्चा जो गवर्नमेंट करती है अपने ऑपरेशंस में, ठीक है, उसके अंदर आते हैं सब्सिडीज, स्कीम्स और जितनी सैलरीज दी जाती है वो सब। सो दिस इज, yes, this is something government can do in order to, action the government can take to reduce debt. Introducing new welfare schemes, this will actually increase the revenue expenditure, so this is wrong. अगर नई वेलफेयर स्कीम लेके आएंगे तो वो रेवेन्यू को बढ़ाएगा तो वो डेफिसिट और बढ़ता जाएगा। रैशनलाइजिंग सब्सिडीज, यस, ठीक है, सब्सिडीज को रैशनलाइज करने की जरूरत है बिकॉज वी नीड टू पिक विच वंस आर इंपॉर्टेंट, विच वंस आर नॉट, ठीक है। रिड्यूसिंग इम्पोर्ट ड्यूटी, इम्पोर्ट ड्यूटी रिड्यूस करने से और ज़्यादा चीज़ें आएंगी मार्केट में एंड ओनली द डेट डेफिसिट विल इंक्रीज, सो दिस इज रॉन्ग। द करेक्ट आंसर वुड बी सी, ओनली 1 and 3. 1 and 3 are the only things that the government can do in order to reduce deficit. उसके अलावा the other 2 are wrong. You can pause and read the answer. Next question, list 1 and list 2 दिए गए हैं और करेक्ट आंसर को कोड से मैच करना नीचे, ठीक है। लिस्ट 1 में दिया हुआ है फिस्कल डेफिसिट, बजट डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट, और सामने लिस्ट 2 में उनकी डेफिनेशन दी हुई है। तो अपन एक एक करके डेफिनेशन पढ़ेंगे एंड देन विल मार्क इट विद विच वन, कौन सा, ठीक है। द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसीट, सो दिस वुड बी बजट डेफिसिट। फिर एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू डेफिसिट, ऑब्वियसली दिस विल बी रेवेन्यू डेफिसिट। एक्सेस ऑफ टोटल रिसीट्स लेस एक्सपेंडिचर ओवर बोरोइंग, टोटल जितनी रिसीट हुई है उसमें से जितना खर्चा हुआ है उसको माइनस कर दो और उसमें बोरोइंग ऐड कर दो, तो दैट विल गिव यू फिस्कल डेफिसिट। एंड एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, जितना टोटल खर्चा हुआ है और टोटल जितना रिसीट हुआ है उसमें से बोरोइंग और इंटरेस्ट पेमेंट को हटा दो, सो दिस शुड गिव यू प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है। मतलब कि जितना हमने बोरो किया है और जितना इंटरेस्ट दिया उसको अगर हटा दें और फिर हम टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसीट्स देखें तो उसे हम प्राइमरी डेफिसिट बोलते हैं। सो द करेक्ट कोड विल बी A3, B1, C2 and D4. So the correct answer is A. Once you know the definitions, it will be very easy for you to, make these linkages. You can pause and read here. Next question. In India, deficit financing is used for raising resources for, जब भी deficit financing की जाती है तो वो किस के लिए की जाती है? Economic development, yes. Deficit को अगर आप recover करते हो तो when you bring more money, it only pushes for more economic development. Redemption of public debt, no. Adjusting the balance of payment, no. Reducing the foreign debt, no. ये दोनों तो बिल्कुल नहीं हो सकते because these are related to our debts outside with other countries. And redemption of public debt also, this is, इसके लिए गवर्नमेंट RBI के पास जाती है, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर वुड बी ए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जितना भी डेट फाइनेंसिंग होती है वो यूजुअली इसलिए होती है ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता रहे, इसीलिए हम बोलते हैं ना कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है तो थोड़ा थोड़ा इन्फ्लेशन भी आता है, ओके। सो पॉज हियर एंड रीड द एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट।
दो स्टेटमेंट दिए हैं, विच ऑफ देम इज करेक्ट, दोनों में से सही कौन सा है वो बताना है। टैक्स रेवेन्यू एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी, ठीक है, कितना टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट किया जा रहा है साल में एज द परसेंटेज ऑफ जीडीपी ऑफ इंडिया हैज स्टेडीली इंक्रीज्ड इन लास्ट डिकेड। सो रॉन्ग, एक्चुअली द अमाउंट ऑफ टैक्स वी आर collecting is actually decreasing. Second is fiscal deficit as a percentage of GDP. India has steadily increasing in the last decade. This is also wrong. हमारा fiscal deficit भी with the formation of this act FRMB, we have actually been working towards reducing the fiscal deficit. So second one is also wrong. So the correct answer would be D, neither one nor two. Some data is given here, you can see. Next question. Consider the following statement. The fiscal responsibility and budget management, जिसकी मैं अभी बात कर रही थी इससे पहले वाले क्वेश्चन में, रिव्यू कमिटी रिपोर्ट हैज रिकमेंडेड अ डेट टू जीडीपी रेशियो ऑफ 60% फॉर द जनरल विच इज कंबाइंड गवर्नमेंट ऑफ 2023 कंप्राइजिंग ऑफ 40% ऑफ सेंट्रल एंड 20% ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट 1 दिया हुआ है, उसमें बोला है कि जो ये FRBM है, उन्होंने बोला है कि 2023 तक जो डेट रेशो है, डेट टू जीडीपी रेशो, वो 60% होना चाहिए जनरल और 40% उसमें से सेंट्रल का होना चाहिए, 20% उसमें से गवर्नमेंट का होना चाहिए, ये उन्होंने बोला है, ऐसा होना चाहिए। सेकेंड, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ डोमेस्टिक लाइबिलिटी ऑफ 21%। सेंट्रल गवर्नमेंट की लाइबिलिटीज हमेशा ज़्यादा होती है, तो एंड स्टेट गवर्नमेंट की उल्टा, एक्चुअली दिस विल बी अपोजिट, सेंट्रल गवर्नमेंट यूजुअली हैव मोर। तो सेकेंड स्टेटमेंट इज फॉल्स। फॉल्स लिखेंगे, मुझे हमें नहीं पता क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ये ऊपर वाला तो ट्रू है। ठीक है, फिर एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट इज मैंडेटरी फॉर स्टेट टू टेक अ सेंट्रल गवर्नमेंट्स कंसेंट बिफोर रेजिंग लोन इफ द फॉर्मर ओज एनी आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी टू रेडर। यस, स्टेट गवर्नमेंट को कोई भी नई लोन लेने के लिए यू हैव टू टेक परमिशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर उनके पास ऑलरेडी कोई लाइबिलिटी है तो। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। क्वेश्चन क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? सो फर्स्ट एंड थर्ड वन आर करेक्ट, सी। You can pause and read. Now let's go to the next chapter, open economy macroeconomics. इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं और बताना है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन इज करेक्ट, सही कौन सा है। तो पहला स्टेटमेंट है, मोस्ट ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल डेट इज ओड बाय गवर्नमेंटल एंटिटीज। रॉन्ग, दिस इज फॉल्स। इंडिया की जितनी डेट है वो गवर्नमेंट की नहीं, फॉल्स, इज नहीं, बाय कमर्शियल एंटिटीज से ज़्यादा है इंडिया की डेट। Second, all of India's external debt is denominated in US dollar. All of India, no, false. ये भी false है। इंडिया की सारी डेट नहीं, 50% of India's debt is denominated in US dollar, but the rest 50 is in different currencies, and around 30% of it is in US dollar. So both of them are wrong. D would be right. Neither one nor two. You can pause and read. See, इंडिया की जो डेट है वो 37.3% इंडियन रुपीज़ में है, फिर जापानीज़ येन में है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स में है, यूरोज़ में है, अदर करेंसीज में है। यूएस से सिर्फ 48.2 जो है वो US डॉलर से है। ठीक है, एंड एज ऑफ द रिलीज ऑफ प्रेस रिलीज बाय RBI इन 2018, कमर्शियल बोरोइंग्स कंस्टिट्यूट द लार्जेस्ट ऑफ द डेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और आर, असर्शन और रीजनिंग दी हुई है। द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट हैज शोन एन अप्रिशिएबल इंक्रीज इन फ्रॉम 1991। ठीक है, ये असर्शन किया गया है, विच इज करेक्ट, राइट। 1991 के बाद बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है इंडिया के एक्सपोर्ट में बिकॉज ऑफ LPG। रीजनिंग क्या दी हुई है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिजॉर्टेड टू रीवैल्यूएशन। नाउ yes, Indian government has resorted to revaluation, but this is not the reason why we are seeing increase in the export. Okay, so both the statements are correct, but R is not the reason for A. So correct answer would be B. Both A and R are individually true, but R is not the correct explanation of A. You can pause and read the answer. Next, again A or R assertion है, balance of payment BOP represents better picture of a country's economic transaction with the rest of the world than BOT. बैलेंस ऑफ ट्रेड जो होता है ना, वो सिर्फ ट्रेड गुड्स के ट्रेड की बात करता है, वेयरएज बैलेंस ऑफ पेमेंट में बहुत सारी चीज़ें आती है, असेट्स भी आते हैं, इनविजिबल्स भी आते हैं। सो सेकेंड इज बैलेंस ऑफ पेमेंट टेक इनटू अकाउंट
exchange of both visible and invisible items, whereas balance of trade does not. True. ठीक है, तो yes, both are true and R is the reason for A. तो correct answer would be this. Both A and R are true and R is the reason for A. You can pause and read the answer. Next question is, with reference to balance of payment, which of the following constitutes the current account? ठीक है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो तरीके के अकाउंट होते हैं, करंट एंड कैपिटल. करंट में आते हैं जितने भी ट्रेड के ट्रांजेक्शन्स होते हैं, और कैपिटल अकाउंट में ऑल द गवर्नमेंट बाइंग्स एंड वो सब आती है, जो एसेट्स खरीदे जाते हैं. तो इसमें पूछा है कि जो नीचे दिए हुए 4 हैं उसमें से कौन बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर आता है. तो बैलेंस ऑफ ट्रेड यस, ठीक है. फॉरेन एसेट्स नो, ये कैपिटल में आता है. स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स यस, ये जो है IMF क्रिएट करती है टू गिव मोर लिक्विडिटी टू द कंट्री. ये IMF क्रिएट करती है सो दैट इन केस थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा चाहिए, कभी किसी लिक्विडिटी चाहिए किसी स्टेट को, तो वो ये एक्चुअल करेंसी नहीं होती. बट दिस डज कम अंडर बैलेंस ऑफ पेमेंट. बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स नो. सो द करेक्ट आंसर वुड बी 1 and 3, C. You can pause and read. Next question. The balance of payment of a country is a systematic record of A. all import and export transactions of a country during a given period of time, normally in a year. Yes, this is correct. Goods exported from a country during a year, yes, but that is also part of A. So सिर्फ ये नहीं है. Economic transaction between government of country to another, no. Capital movement from one country to another, also no. Capital movement can be a lot of other things, but balance of payment में हम exports और imports की ही बात करते हैं. तो the correct answer would be A. You can pause and read here. Next, which of the following constitutes the capital account? हमने पढ़ा था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो होते हैं, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट. कैपिटल अकाउंट में यूजुअली असेट्स जाती है. तो विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी पार्ट ऑफ इट? फॉरेन लोन्स यस, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यस, बाहर से जो भी आ रहा है, चाहे वो लोन हो चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो. प्राइवेट रेमिटेंसेज नो, एनीथिंग प्राइवेट इज नॉट कंसिडर्ड. ठीक है, किसी भी इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन वो सब जो होते हैं वो जाते हैं करंट अकाउंट में. पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स यस, ऑल इन्वेस्टमेंट कम अंडर हियर. सो द करेक्ट आंसर वुड बी 1, 2 and 4, B. You can pause and read the answer here. Next, consider the following statement. The price of any currency in the international market is decided by. इंटरनेशनल मार्केट में एक कंट्री की करेंसी क्या होगी ये कौन डिसाइड करता है? वर्ल्ड बैंक? नो, वर्ल्ड बैंक के पास ऐसा कोई पावर नहीं है. डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द कंट्री यस, है ना. द प्राइस ऑफ द वैल्यू ऑफ अ करेंसी ऑफ अ कंट्री इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन कि वो कौन से ऐसी चीज़ें बेच रहा है और उस जो भी चीज़ें वो बेच रहा है उसकी क्या डिमांड है. स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम अ कंसर्न कंट्री यस, हो सकता है कि आप बहुत कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल ऑयल, बट आपकी कंट्री में बहुत झगड़ा चल रहा है, इतना शांति नहीं है, इतना गवर्नमेंट में स्टेबिलिटी नहीं है, तो फिर आपकी करेंसी इतनी ऊपर नहीं बढ़ेगी. इकोनॉमिक पोटेंशियल ऑफ द कंट्री इन कंसर्न नो, पोटेंशियल इज फ्यूचर एस्पेक्ट, वो नहीं होता. तो करेक्ट आंसर वुड बी 2 and 3, B. You can pause and read. Next, which of one of the following groups of item is included in India's foreign exchange reserve? इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में कौन कौन सी चीज़ आती है? तो रिजर्व वो चीज़ें होती है बेसिकली वो मनी दैट वी कैन यूज व्हेन वी आर इन नीड. ओके, उसे रिजर्व बोलते हैं. तो A इज फॉरेन करेंसी एसेट्स यस, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स यस, लोन्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज नो, लोन्स नहीं काउंट होते उसमें. B फॉरेन करेंसी एसेट्स, गोल्ड होल्डिंग्स ऑफ RBI एंड SDRS यस. SDRS जो होता है IMF का दिया हुआ है एक, इट्स नॉट अ करेंसी, इट्स लाइक अ स्मॉल होल्डिंग इन केस द गवर्नमेंट नीड्स मनी सडनली. फॉरेन करेंसी एसेट्स, लोन्स फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, लोन नहीं काउंट किए जाते हैं रिजर्व में. फॉरेन करेंसी एसेट, गोल्ड होल्डिंग ऑफ RBI, लोन्स फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक नो. सो द करेक्ट आंसर वुड बी B. ठीक है, क्योंकि रिजर्व में हम सिर्फ बात कर रहे हैं ऑफ द कैश एंड गोल्ड दैट द गवर्नमेंट हैव दैट दे कैन यूज, उसे हम रिजर्व बोलते हैं. सो दिस इज द आंसर. यू कैन रीड पॉज करके. ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग. आई होप दिस क्लास वॉज इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग फॉर यू. आई होप दिस क्लास गेव यू एन इंसाइट ऑन किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं UPSC एग्जाम में. देयर वर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन द लास्ट फ्यू वीडियोज़.
हाउएवर आई डिड नॉट टेक देम इन दिस क्लास बिकॉज आई फेल्ट थोड़े और एक सब क्वेश्चन आ जाए तो हम आंसर करेंगे. बट वरी नॉट, वी आर स्टार्टिंग द न्यू बुक सीरीज नेक्स्ट वीक से, सेम टाइम सेम लेक्चर्स. उसमें हम यही कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे बिकॉज NCERT ऑल्सो टॉक्स अबाउट अ लॉट ऑफ बेसिक थिंग्स. ठीक है, इसलिए हमने उस पर बहुत ज़्यादा बिल्ड नहीं करा. किसी ने कहा था कि बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं. ऑफकोर्स देर आर क्वेश्चंस ऑन मच मोर डेप्थ, बट हम NCERT कवर कर रहे थे और NCERT मोस्टली बेसिक्स पे बात करती है. अब जब हम इकोनॉमिक्स की बुक्स जो कि रिकमेंडेड है UPSC के लिए, वो जब हम कवर करेंगे तो उसमें वी विल बिल्ड ऑन द नॉलेज दैट वी हैव स्टडीड अप टिल दिस पॉइंट. ओके, सो ऑल द क्वेश्चंस दैट यू हैव will be covered in the next book series. Thank you so much for listening. Have a nice day. Happy learning. Bye bye.